5 महीने पहले मणिपुर जल रहा था, लोग मर रहे थे, कैसे वहां पर वायलेंस शुरू हो चुका था। लेकिन गवर्नमेंट ने 3 महीने तक इस पर कोई एक्शन ही नहीं लिया। जब ये बात आग की तरह पूरे देश भर में फैल चुकी थी, 20 मई को गवर्नमेंट ने इस पर एक्शन लिया। और ये पहला एग्जाम्पल नहीं है, और भी ऐसी कई घटनाएं हुए हैं देश भर में। या तो इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता और तक वो केस सॉल्व ही नहीं हो पाता। और जब इलेक्शन शुरू होते हैं या कुछ महीने पहले कई पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा अपने अपने घोषणा पत्रों में सोशल मीडिया में ऑन द स्पॉट चुनाव समस्याओं को सुलझाने की बात करते हैं, तो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अगर होती भी है तो क्या उसे इलेक्शन जीतने के बाद पूरा करते हैं? कितनी सच्चाई है इन बातों पर, या वोटरों को लुभाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है? वोट देने से पहले किन किन परिस्थितियों पर गौर किया जाना चाहिए, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले उन प्रॉब्लम्स को डिफाइन करेंगे जो इंडिया में एक्चुअल प्रॉब्लम है। वैसे तो यहाँ कई क्षेत्रों में चुनौतियां सामने आती हैं, लेकिन जिस फील्ड पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है वो है गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा और जातिवाद। एक वीडियो क्लिप के माध्यम से हम आपको इनके एग्जाम्पल दिखाते हैं। आप इस वीडियो क्लिप में देख सकते हैं दोस्तों कि किस प्रकार इंडिया में लोग इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। गरीबी जो हमें आगे सोचने नहीं देती, बेरोजगारी जो हमें आगे एक्शन नहीं लेने देती, शिक्षा जो हमारा विकास नहीं होने देती, और जातिवाद जो समाज को एक नहीं होने देती। इन सभी समस्याओं को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। इनमें सबसे बड़ा सवाल है गरीबी। ये छत्तीसगढ़ की ही नहीं बल्कि पूरे देश की समस्या है। सबसे पहले हमें गरीबी समस्या को समझने से पहले गरीबी का मीनिंग जानना होगा। जब भी कोई व्यक्ति अपनी बेसिक जरूरतों को भी पूरा नहीं कर सकता या उसके पास अपनी डेली लाइफ की चीजों को भी अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है, जैसे फूड, कपड़े, घर, एजुकेशन, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। राम के पास वो सारी चीजें हैं जो उसे डेली लाइफ के बेस पर चाहिए होगा। श्याम के पास वो चीजें नहीं मिल पा रही हैं जो उसे चाहिए। तब यहाँ श्याम की ग्रोथ राम के कंपैरिजन में धीमी होगी। मान लो श्याम के पास बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसे मिल जाए, तो वो अपने नीड्स को पूरा करेगा या एजुकेशन, ग्रोथ, स्किल को डेवलप करेगा। मेरा मानना है कि इस स्टेज को गरीबी कहा जाता है। इसका कारण एजुकेशन की कमी, अनअवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज, अनएम्प्लॉयमेंट है। ये तो हो गई प्रॉब्लम्स, लेकिन सोल्यूशन क्या है? कैसे इसे दूर किया जा सकता है? इसके 2 मेन सोल्यूशन आपको बताऊंगा जिससे इसे दूर किया जा सकता है, जिसमें पहला है गवर्नमेंट। जब कोई प्राइवेट कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी कोई प्रोजेक्ट शुरू करती है जिसमें वहां के लोगों का लैंड, लेबर, मशीन यूज किया जाता है, इसके बदले में वहां के लोग जॉब या परसेंट की मांग करते हैं। लेकिन गांव के केस में ऐसा नहीं होता। जब भी कोई प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है, जैसे रेल पटरियां बनना, कोई प्राइवेट कंपनी बनना, तब बाहर से काम करने वाले आते हैं जिससे लोकल लोगों का रिसोर्स यूज किया जाता है। उसके बदले गवर्नमेंट लैंड के ओनर को लेबर के रूप में जॉब दिलाए या फिर उसके फैमिली मेंबर को, तो इससे गरीबी कम हो सकती है। जब भी इंडिया में नई गवर्नमेंट आती है, अक्सर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देती है जिससे आम लोगों का कोई फ्यूचर ही नहीं होता। अगर इस बात पर ध्यान दिया जाए तो कुछ समय बाद इसका असर देश की इकोनॉमी पर नजर आएगा। बात करते हैं दूसरे सोल्यूशन के बारे में, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। दोस्तों, श्री कृष्ण जी कहते हैं, मैं तुमको राह दे सकता हूँ, उसमें चलने ना चलने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। इसका बड़ा सिंपल एग्जाम्पल है दोस्तों, नीड, इम्पोर्टेंस, आवश्यकताएं। अगर आपके पास एक गुल्लक है जिसमें आप अपनी पॉकेट मनी डालते हैं, तो यह आपकी संपत्ति है। आप इस गुल्लक में पैसे डालकर उसे बचा सकते हैं। जब आपके पास गुल्लक में काफी पैसे जमा हो जाते हैं तो वे आपकी सेविंग के रूप में काम आते हैं और आप उन पैसों का उपयोग बाद में किसी भी चीज जैसे बुक्स खरीदने के लिए कर सकते हैं। लिएबिलिटी। अब सोचिए कि आपके पास एक दोस्त का खिलौना है जो आपने उधार लिया है। यहाँ दोस्त की लिएबिलिटी है क्योंकि आपको इसे वापस देना होगा। इसका मतलब है कि आपके पास एक चीज है जो आप अपने दोस्त को वापस करने के लिए लोन के रूप में है। तब जब आप उसे वापस नहीं करते, तब तक यहाँ कुछ ऐसा है कि आपको या तो पैसे देना होगा या तो खिलौने को देना होगा। अब आप समझ ही गए होंगे कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरी प्रॉब्लम की ओर, बेरोजगारी। दोस्तों, अगर रिसर्च की बात करें तो भारत में बेरोजगारी दर 6.2% है, वहीं छत्तीसगढ़ में 0.8% है, लेकिन रियलिटी में ये उससे भी ज्यादा है। गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो प्यून की नौकरी के लिए लगभग 3 करोड़ लोग अप्लाई कर रहे हैं। रीजन है बढ़ती हुई जनसंख्या। भारत की बात करें तो 2022 में चीन दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश रहा है, लेकिन
2023 में भारत पहले नंबर पर आ गया है, जिसके कारण जॉब्स मिलना मुश्किल हो रहा है। जिस तरह सरकार बोर्ड एग्जाम में चीटिंग करने से 2 साल तक स्कूल में एडमिशन लेने नहीं देती, सिर्फ 0.2% से एग्जाम में फेल कर देती, उसी तरह 1 या 2 बच्चे ही लेना अनिवार्य कर देती तो शायद बेरोजगारी को कम किया जा सकता है। हालांकि इसे अप्लाई किया जा चुका है, लेकिन सख्ती से लागू नहीं किया गया। मैंने जनसंख्या नियंत्रण को मेन रीजन इसलिए कहा है क्योंकि आज देश में टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, जिससे कई जॉब्स खतरे में पड़ रहे हैं। अगर पॉपुलेशन पर कंट्रोल कर लिया जाए तो बेरोजगारी अपने आप कम हो जाएगी। दोस्तों, हमारा तीसरा और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एजुकेशन और एजुकेशन सिस्टम का। जितने भी विकसित देश हैं, उन सभी देशों में एजुकेशन को प्रायोरिटी दी जाती है। एजुकेशन का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किताबी ज्ञान ही बांटा जाए। इंटरनेट, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, बिजनेस के बारे में लोगों को नॉलेज दी जाए। द्वापर युग में ज्योतिष, चिकित्सा और वैदिक ज्ञान आदि के बारे में नॉलेज दी जाती थी। विद्यार्थियों को फ्री ऑफ कॉस्ट होती थी, यानी उन्हें कोई उसके बदले में पैसे देने नहीं पड़ते थे। और आज के एजुकेशन सिस्टम में पहली क्लास के बच्चे 5-6 किलो के बैग्स को कैरी करने के लिए मजबूर किया जाता है, जितना उनका खुद का वेट भी नहीं होता। हर हफ्ते ड्रेस चेंज होता है, हर महीने नए नए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं। जिसके घर में खाने तक के पैसे नहीं होते हैं, उन लोगों को भी अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। 25 साल तक जब वो एजुकेशन हासिल करते हैं और उसके बाद जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, जिस जॉब के लिए लाखों लोग तैयारी कर रहे होते हैं, वहां पर सिर्फ कुछ ही जॉब्स की पोस्ट खाली होती है। जिससे यह साफ नजर आता है कि एजुकेशन के नाम पर स्टूडेंट को सिर्फ लिमिटेड चीजों की नॉलेज दी जाती है, जिससे अगर बाहरी दुनिया में अप्लाई किया जाए तो शायद ही इसे कोई कर पाएगा। जब भी इलेक्शन होते हैं तब घोषणा पत्रों में फॉरेन पॉलिसी, कल्चर हेरिटेज, वुमेन एम्पावरमेंट, नेशन फर्स्ट, इन सारे इश्यूज पर काम करने की बात करते हैं जो जरूरी हो। छत्तीसगढ़ स्टेट की बात करें तो इंक्रीज इन पैडी परचेसेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल हाल्ट, अधेरेंस टू फॉरेस्ट राइट लॉ, एक्शन अगेंस्ट चिट फंड कंपनीज, इन सवालों को सामने लाया जाता है। और जो एक्चुअल इश्यूज होते हैं जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, एजुकेशन, इन सवालों का तो कोई जिक्र ही नहीं किया जाता। अगर इन इश्यूज पर ज्यादा ध्यान दिया जाए तो घोषणा पत्रों में जो इश्यूज बताए जाते हैं उन सब की नौबत ही नहीं आती। दोस्तों, वोट देने से पहले इन सारे सवालों को गौर से सोचना, क्योंकि आपके एक वोट से ही राज्य का, देश का भविष्य तय होता है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो।